हाँ भाई। तो कल हम लोग ने ये देखा था, क्या देखा था, बोर के फॉर्मूले देखे थे। फर्स्ट सेकंड थर्ड पॉस्टुलेट हो गए थे, बोर के फॉर्मूले देखे थे। एक हमने रेडियस का फॉर्मूला देखा था, उसके अंदर काफी सारी चीजों को हमने जाना था। ठीक है, कि एग्जैक्टली इलेक्ट्रॉन कहाँ पर मौजूद होता है। ठीक है, तो उसकी डिस्टेंस उन्होंने बताई थी। और मैंने ये बताया था बोर का जो फॉर्मूला होता है वो एप्लीकेबल होता है वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए। वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए एप्लीकेबल है। और इसके बाद में दूसरा जो बोर का फॉर्मूला है, वह दूसरा बोर का फॉर्मूला होता है एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए। अच्छा, अब इलेक्ट्रॉन कहाँ रहते हैं? ऑर्बिट में रहते हैं। और अगर वह ऑर्बिट में रहते हैं तो अगर तो जिस इलेक्ट्रॉन के पास जितनी एनर्जी होगी वो उस वाले ऑर्बिट में रहेगा। ठीक है, तो आप इसे एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर आप एनर्जी ऑफ ऑर्बिट भी कह सकते हो, क्योंकि ऑर्बिट के अलावा इलेक्ट्रॉन कहीं और नहीं पाए जाते, बोर ने कहा था। तो आप इसे एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर एनर्जी ऑफ ऑर्बिट भी कह सकते हो। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? तो इसका फॉर्मूला था भाई E इज इक्वल्स टू माइनस 2 पाई स्क्वायर एम जेड स्क्वायर ई स्क्वायर बाय एन स्क्वायर एच स्क्वायर। एक बार फिर से, इतना लंबा फॉर्मूला तो हम याद नहीं करेंगे, तो एलिस्टर हम क्या करेंगे बेटा, जितने भी कांस्टेंट है सारे कांस्टेंट को हम एक तरफ लिख लेंगे। ठीक है ना राजन? हम सारे इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, सारे कांस्टेंट को क्या करेंगे, एक तरफ लिख लेंगे। तो E इज इक्वल्स टू, हमें मालूम है -2, और पाई भी अपने आप का कांस्टेंट है, एम मास कांस्टेंट होता है, ई चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट होता है, और एच प्लैंक कांस्टेंट होता है। ये सारे कांस्टेंट है। कांस्टेंट को हमने एक तरफ लिख लिया, और जो वेरिएबल है, वेरिएबल क्या बचे, जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर। ये आपके वेरिएबल है, इन्हें हमने अलग लिख लिया। इन सारे कांस्टेंट की वैल्यू को हमने रखा, और रखने के बाद में हमने इसे सॉल्व किया। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा निकल कर आएगा कांस्टेंट इनटू जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर। ये हमारा फॉर्मूला निकल कर आया। और इस कांस्टेंट की वैल्यू जो आई है वो आई है -13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर। ये मेन फॉर्मूला निकल कर आया। अब देखो, आपने जेड की वैल्यू कितनी रखी है, 1। जेड की वैल्यू कितनी रखी है, 1। और एन की वैल्यू कितनी रखी है, 1। तो जेड की वैल्यू 1 का मतलब हाइड्रोजन एटम है, और एन की वैल्यू 1 का मतलब फर्स्ट ऑर्बिट है। क्या है, फर्स्ट ऑर्बिट है। जेड एटॉमिक नंबर है, उसकी वैल्यू 1 है, इसका मतलब हाइड्रोजन है, और एन 1 है, इसका मतलब फर्स्ट ऑर्बिट है। तो फर्स्ट ऑर्बिट में, हाइड्रोजन के फर्स्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन रहता है, अगर जेड की वैल्यू यहाँ पर हम 1 रखें और एन की वैल्यू 1 रखें, तो ई की वैल्यू कितनी आएगी, -13.6 आएगी। अगर जेड की वैल्यू को 1 और एन की वैल्यू को हमने 1 रखा, इफ, तो E इक्वल्स टू -13.6 निकल कर आएगी। इसका मतलब क्या हुआ, हाइड्रोजन के फर्स्ट ऑर्बिट में रखे हुए इलेक्ट्रॉन की एनर्जी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। ठीक है, और इसे हम क्या कह सकते हैं, अब इसे हम शॉर्ट में कह सकते हैं E1H इंटू जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपका बन गया। हाँ बोलो, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका मतलब होता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब होता है 1 eV इक्वल्स टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो रहता है वो इतने जूल के बराबर रहता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट और जूल में ये रिलेशन होता है। ठीक है भाई, क्लियर है? ठीक है, अब देखो इसका भी बहुत डीप में मतलब समझ लेना। ये एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन है। क्या है, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, मतलब हमने अगर ये हाइड्रोजन का ऑर्बिट बनाया, अब यहां समझना, हाइड्रोजन के कितने ऑर्बिट होते हैं बेटा, कोई बताएगा मुझे? एक ही ऑर्बिट होता है हाइड्रोजन का।
है ना, एक ही ऑर्बिट होता है। जी नहीं, अब इस गलतफहमी को बिल्कुल दिमाग से निकाल देना, इसके इनफाइनाइट ऑर्बिट होते हैं, और हर एक एटम के इनफाइनाइट ऑर्बिट्स होते हैं। हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन एक ही है पर ऑर्बिट बहुत सारे हैं। कैसे? अभी हाल ही ये बात आपको समझ में आ जाएगी। देखो बेटा, सबसे पहले तो इस बात को समझ लेना कि ये हाइड्रोजन का एटम है, यहाँ पर ये ऑर्बिट है, इस ऑर्बिट में आपका ये इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। इस इलेक्ट्रॉन के पास कितनी एनर्जी है? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। यहाँ माइनस का मतलब क्या होता है? एनर्जी कभी भी माइनस में नहीं होती है, तो माइनस हमने क्यों लगाया? माइनस का मतलब ये है कि ये अपना अपने आप में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ये बंधा हुआ है। किससे बंधा हुआ है? न्यूक्लियस से बंधा हुआ है। ठीक है, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो एनर्जी में अगर कभी भी आपका ये चीज आ जाए, अगर एनर्जी में कभी भी आपका ये माइनस आ जाता है यहाँ ऑर्बिट में एटम के अंदर, तो इसका मतलब ये बाइंडिंग फोर्स है। प्लस आ जाए तो रिपल्सिव फोर्स है, और जीरो आ जाए तो ना तो ये अट्रैक्शन में ना ये रिपल्शन में। भाई इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन है उन पर पॉजिटिव चार्ज है, दोनों एक दूसरे को खींचेंगे। तो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन अगर इंफिनिटी से आया तो वो अपनी एनर्जी को निकाल कर आया है। एक बात बहुत अच्छे से याद रखना, जो ऊपर वाले ऑर्बिट होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी रहती है वो ज्यादा रहती है और अंदर वालों में कम रहती है। ठीक है, तो अगर इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे जंप करेगा तो वह एनर्जी को क्या करेगा? निकालेगा। एनर्जी को क्या करेगा? निकालेगा। क्लियर है? तो हम यहां पर लिख सकते हैं, नेगेटिव साइन इंडिकेट्स अट्रैक्शन, पॉजिटिव साइन इंडिकेट्स रिपल्शन। ये रिपल्शन को दिखाता है। ठीक है, अब देखो भैया यहां पर समझना, अगर मैं इस इलेक्ट्रॉन को, यहां पर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है पहली ऑर्बिट में, इसकी एनर्जी कितनी है? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। अगर मैं इतनी ही प्लस में 13.6 वोल्ट अगर इसे एनर्जी दे दूं, तो इसकी एनर्जी क्या हो जाएगी? जीरो। और जीरो हो जाएगी इसका मतलब क्या हो गया? ये इस न्यूक्लियस की अप्रोच से बाहर निकल गया, इसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बाहर निकल गया। और जब ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बाहर निकल गया, यानी इस न्यूक्लियस की फील्ड से बाहर निकल गया, तो इसका मतलब इस एटम का क्या हो गया? आयोनाइजेशन। क्या हो गया? आयोनाइजेशन हो गया। अगर इससे हमने कम एनर्जी दी तो क्या ये निकलेगा? नहीं, तब कुछ ना कुछ एनर्जी रह जाएगी इसमें और माइनस में रह जाएगी। तो आपका ये इलेक्ट्रॉन कहाँ रहेगा? हाइड्रोजन के एटम के अंदर ही रहेगा, तब इसका आयोनाइजेशन नहीं हुआ। समझ में आई है बात? नहीं आई है? इसे किस बात में? हाँ, क्या समझ में नहीं आया? हाँ बिल्कुल, अभी मैं कॉन्सेप्ट ये समझाऊंगा। अभी एनर्जी के बारे में पूरी बात होगी तब आपको ये बात समझ में आएगी। एक बात बहुत अच्छे से समझ लो, पहले मैं प्रूफ दे देता हूँ हाइड्रोजन के इतने आपके इनफाइनाइट ऑर्बिट होते हैं या नहीं होते। पहले मैं इस बात का प्रूफ देता हूँ। प्रूफ ये है कि अगर हाइड्रोजन के एक ही ऑर्बिट होता है, एक से ज्यादा ऑर्बिट नहीं होते, तो हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम नहीं बनता, जिसे हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कहते हैं। वो क्या होता है अभी आगे समझ में आएगा। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इस बात को प्रूव करता है कि हाइड्रोजन के एक से ज्यादा ऑर्बिट होते हैं। अब कैसे होते हैं ये हम आगे देखेंगे, उसके लिए थोड़ा सा वेट करो। ठीक है, अभी मैंने ये क्या कहा? मैंने ये कहा कि ये इलेक्ट्रॉन है और इसकी एनर्जी कितनी है? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। अगर मैं इतनी एनर्जी प्लस में 13.6 वोल्ट दे दूं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे दूं, तो इनका डिफरेंस क्या आएगा? जीरो। और जब इनका डिफरेंस क्या आएगा? जीरो आएगा। जब इनका डिफरेंस क्या आएगा? जीरो आएगा। तो इसका मतलब इस न्यूक्लियस की अप्रोच से या इसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से ये इलेक्ट्रॉन बाहर हो गया। ये अब इसकी
फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की फील्ड में नहीं है, और जब ये इसकी फील्ड में नहीं है तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन एटम से बाहर हो चुका है, और एटम का क्या हो गया, एटम में से जब इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो उस पर चार्ज आ जाता है और आयन का फॉर्मेशन हो जाता है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं आयोनाइजेशन। क्या कहते हैं? तो देखो, अगर साइन बदल दिया जाए तो यही एनर्जी आयोनाइजेशन एनर्जी कहलाएगी कि नहीं कहलाएगी? तो कोई भी एटम किसी भी ऑर्बिट में है, उसकी आप एनर्जी निकालिए और उतनी एनर्जी पॉजिटिव में दे दीजिए, तो वही एनर्जी उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी कहलाएगी कि नहीं कहलाएगी? तो कुल मिलाकर हम इसे आयोनाइजेशन एनर्जी कह सकते हैं कि नहीं? अगर हम साइन को ध्यान ना रखें, अगर हम साइन का ध्यान ना रखें तो हम इस -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को क्या कह सकते हैं कि अपने आप में ये क्या है? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज आयोनाइजेशन एनर्जी। ये क्या है? आयोनाइजेशन एनर्जी है किसकी? हाइड्रोजन के फर्स्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन। यही सेकंड ऑर्बिट में होता इलेक्ट्रॉन तो इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी अलग होती। इज द आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम इन फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन के एटम के फर्स्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है, ये उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी है। ठीक है भैया, आ गया समझ में? अब देखो बेटा, अगर एक इलेक्ट्रॉन सपोज करो यहाँ है, जैसा कि अभी मैंने आपसे कहा था, ये लोअर ऑर्बिट में, और यहां से ये जंप करके कहाँ पहुंचता है? किसी हाइयर ऑर्बिट में पहुंचता है। हाइयर ऑर्बिट जैसे कि हमने बोल दिया, जैसे EH। तो अगर मुझे इसकी एनर्जी निकालनी है तो मैं ये एनर्जी कैसे निकालूंगा? डेल्टा E इक्वल्स टू, मुझे एक चीज बताओ सिंपली, बहुत सिंपल एक बात बताना। ये एक अपने आप में एटम है, इसका ये न्यूक्लियस है, यहाँ पर ये इसका ऑर्बिट है, यहाँ पर ये ऑर्बिट है, यहाँ ये ऑर्बिट है। इन तीनों में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, ये इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, ये इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, ये इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। इसे E1 बोल दिया हमने, इसे E2 बोल दिया, इसे इलेक्ट्रॉन 3 बोल दिया। तीनों सेम स्पीड से घूमेंगे या अलग अलग स्पीड से? अलग अलग से घूमेंगे। कौन सा तेज घूमेगा, कौन सा धीमे घूमेगा? क्यों? किसे? तो E3 फास्ट घूमेगा। हाँ भैया, अभी आप कह कुछ रहे हो और रीजन कुछ और दे रहे हो, रीजन जस्ट ऑपोजिट दे रहे हो। आपने कहा E1 फास्ट घूमेगा, E3 धीमे घूमेगा। आपने कहा E3 को ज्यादा डिस्टेंस कवर करनी है। हाँ, उसे टाइम, हाँ हाँ, उसे ज्यादा डिस्टेंस कवर करना है इसलिए वो धीमे घूम रहा है। पॉजिटिव से बहुत दूर है इसलिए तेज घूमेगा, आपका ये कहना है। हाँ, आपका क्या कहना है? डिस्टेंस फैक्टर है? जी नहीं, डिस्टेंस बिल्कुल फैक्टर नहीं होता है। अब देखो बेटा, एक बात समझ, जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास है और एक इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर है, ठीक है, मुझे ये बताओ सेंट्रीपिटल फोर्स किसमें ज्यादा लगेगा? पास वाले में या दूर वाले में? पास वाले में या दूर वाले में? सेंट्रीपिटल किसमें ज्यादा लगेगा? सेंट्रीपिटल यानी कि न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसमें ज्यादा लग रहा? पास वाले में ज्यादा लग रहा है। E1 में सेंट्रीपिटल फोर्स ज्यादा है, और इलेक्ट्रॉन को एक सर्किल में घूमना है, और इलेक्ट्रॉन को जब सर्किल में घूमना है तो उसके सेंट्रीपिटल फोर्स को सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बराबर होना चाहिए हर ऑर्बिट के अंदर।
इलेक्ट्रॉन के सेंट्रीपिटल फोर्स को सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बराबर होना चाहिए। बराबर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ठीक है, यहां भी सेंट्रीपिटल फोर्स को सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बराबर होना चाहिए, यहां भी बराबर होना चाहिए। ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स यहां पर ज्यादा है, फर्स्ट ऑर्बिट में ज्यादा है, तो सेंट्रीफ्यूगल भी यहाँ ज्यादा होना चाहिए। और सेंट्रीफ्यूगल ज्यादा काहे से होगा? सेंट्रीफ्यूगल काहे से बढ़ता है? एनर्जी से नहीं, तेज घूमने से। काहे से? जितना तेज घुमाओगे उतना सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा। एक रस्सी में अगर आपने एक पत्थर बांधा और उस पत्थर को गोल गोल घुमाना चालू किया, तो जब आप गोल गोल उसे घुमाओगे तो रस्सी में टेंशन कब ज्यादा आएगी? जब तेज घुमाओगे या धीमे? तेज में। तो तेज में क्यों आ रही है टेंशन? क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल बढ़ रहा है, क्योंकि बाहर की ओर लगने वाला फोर्स बढ़ रहा है। तो सेंट्रीफ्यूगल कब ज्यादा होगा? जब स्पीड ज्यादा होगी। तो सेंट्रीपिटल फोर्स को बैलेंस करने के लिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को भी ज्यादा होना पड़ेगा। वो ज्यादा कैसे होगा? जब स्पीड ज्यादा होगी। तो जो न्यूक्लियस के पास इलेक्ट्रॉन रहते हैं उनकी स्पीड तेज होती है, दे हैव हाई स्पीड। क्या होती है? और इनकी स्पीड कैसी रहती है? लो स्पीड रहती है। तो पहले तो स्पीड का फंडा क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ये बताओ। जो न्यूक्लियस के पास है उनकी स्पीड कैसी होगी? ज्यादा। न्यूक्लियस से जो दूर है उनकी स्पीड कैसी होगी? कम। अब एनर्जी की बात करें तो एनर्जी बाहर वालों की ज्यादा रहेगी, हाइयर एनर्जी, और अंदर वालों की एनर्जी लोअर रहेगी। समझ में आ रही है बात? एनर्जी कहाँ यूज कर रहे हैं? अब तो अभी ये मान लो कि ये घूमने में यूज कर रहे हैं इस एनर्जी को, तेज तेज घूमने में यूज कर रहे हैं, तो अंदर वालों की एनर्जी कम रहेगी, बाहर वालों की एनर्जी ज्यादा रहेगी। भाई अंदर वाले ज्यादा स्टेबल है ना, और बाहर वाले उतने स्टेबल नहीं है, वो निकल जाते हैं। और एनर्जी स्टेबिलिटी के क्या होती है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। क्या इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? ठीक है, और हमेशा याद रखना, कभी भी आप डिफरेंस निकालते हो, डिफरेंस निकालते हो तो वो हमेशा हाइयर से लोअर का निकालते हो। जिसकी ज्यादा होती है उसमें से आप छोटे को माइनस करते हो, क्योंकि एनर्जी माइनस में नहीं आ सकती है। ठीक है, तो ये क्या हो गई? ई एच माइनस ई एल। हाइयर एनर्जी से लोअर एनर्जी को जब आप माइनस कर दोगे, हाइयर ऑर्बिट की हाइयर ऑर्बिट की एनर्जी से लोअर ऑर्बिट की एनर्जी को जब आप माइनस करते हो, तो यहाँ पर जो डिफरेंस निकलता है उसे हम बोलते हैं डेल्टा ई। ये एनर्जी का डिफरेंस निकलता है। क्या निकलता है? बिल्कुल जंपिंग में। ठीक है, तब आपका ये डिफरेंस निकलता है। और यहाँ पर आपका ये फॉर्मूला बन जाता है डेल्टा ई इक्वल्स टू, अब देखो, एनर्जी का फॉर्मूला हम जानते हैं क्या होता है? E1H इंटू जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर। और E1H क्या है आपका? एक कांस्टेंट है। क्या है? ठीक है, तो जब ये कांस्टेंट है तो इन दोनों का अगर हम यहाँ पर कांस्टेंट निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा? कांस्टेंट, ये बाहर आ जाएगा और अंदर क्या हो जाएगा? जेड स्क्वायर एन स्क्वायर, कौन सा? हाइयर वाला। और जेड स्क्वायर एन स्क्वायर, कौन सा वाला? लोअर वाला। ठीक है, इसे लोअर और इसे हाइयर लिख सकते हो आप। ये चीज निकल आई। अब दोनों सेम एटम के लिए है, और अगर सेम एटम के लिए तो सेम एटम के लिए जेड की वैल्यू कैसी रहेगी? सेम रहेगी। तो डेल्टा इज इक्वल्स टू कांस्टेंट इनटू जेड स्क्वायर। तो 1 अपॉन एन स्क्वायर एच माइनस 1 अपॉन एन स्क्वायर एल, ये फॉर्मूला बन गया। ठीक है, एनर्जी डिफरेंस निकालने के लिए ये फॉर्मूला बन गया। एक ही एटम के दो ऑर्बिट्स की एनर्जी के डिफरेंस को निकालने के लिए ये आपके फॉर्मूले का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम अगला बोर का फॉर्मूला। मैंने फॉर्मूले लिखवाए थे, तो हमने कल रेडियस का देखा था, आज हमने किसका देखा? एनर्जी का देखा। और अब हम देखेंगे वेलोसिटी का फॉर्मूला। वेलोसिटी, वेलोसिटी मतलब क्या हुआ?
वेलोसिटी मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी, किसकी वेलोसिटी, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी हम देखने जा रहे हैं। अब हमें मालूम है इलेक्ट्रॉन कहां पर मौजूद होते हैं, ऑर्बिट में। और ऑर्बिट किसे कहते हैं हम, अरे ऑर्बिट किसी भी जगह को नहीं कह सकते आप जहां पर एंगुलर मोमेंटम इंटीग्रल मल्टीपल होगा किसके, h/2 के। याद आया, जहां मैंने आपको क्या बताया था, मैंने ये बताया था कि जहां पर भी आपका एंगुलर मोमेंटम जो रहता है ये क्या होता है, इंटीग्रल मल्टीपल होता है किसके, h/2 के। तो मैंने यहाँ पर आपको ये बताया था ये इलेक्ट्रॉन कहीं भी मौजूद नहीं रहेगा, ये सिर्फ उसी जगह मौजूद रहेगा जहां एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, इंटीग्रल मल्टीपल होगा किसके, h/2 के। एंगुलर मोमेंटम को क्या कहते हैं हम, तो देखो मैंने आपको ये बताया था मोमेंटम होता है mv, और एंगुलर में हम क्या लगा देते हैं, r, रेडियस लगा देते हैं r। तो बस अगर हमें वेलोसिटी निकालनी है तो हम जानते हैं वेलोसिटी कौन से फॉर्मूले में यूज हो रही है, mvr में, तो हमें इसी को लेना पड़ेगा। तो mvr इज इक्वल्स टू nh/2 अगर ये आपको सेकंड पोस्टुलेट याद है तो इससे ही आप इस फॉर्मूले को बना सकते हो। अब देखो v इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, हमें वेलोसिटी निकालनी है, nh/2 और क्या हो गया, mr। इस तरफ आ गया कि नहीं आ गया, ठीक है। अब देखो v इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, n को हम अलग रखें, रेडियस का फॉर्मूला भी अभी हमने देखा था, रेडियस का फॉर्मूला कल देखा था कि नहीं देखा था हमने, क्या था भैया, 53 pm n²/z, ठीक है, 53 pm n²/z ये फॉर्मूला था। तो अब देखो यहाँ पर हमने से रखा n h/2 m और r की जगह क्या रख दिया, 53 पिकोमीटर, जो अपने आप में क्या है कांस्टेंट, और क्या हो गया n²/z। अब देखो यहाँ क्या हो जाएगा, एक n से एक n क्या हो गया, कैंसिल आउट, z कहाँ पहुंच गया, ऊपर। तो अब ये फॉर्मूला क्या बन गया, v इज इक्वल्स टू hz/2 m, और यहाँ पर ये क्या था, कांस्टेंट, क्या था, क्या चीज, और ये n नीचे रह जाएगा, z क्या नहीं होगा, क्यों आएगा z में नेगेटिव साइन, z क्या है, और ये नीचे से ऊपर नहीं ले जा रहा है, ये इसके अपॉन में है भैया, ये ऊपर पहुंच, तो इससे तो ऊपर पहुंचना है, नेगेटिव में क्यों हो जाएगा, ठीक है। अब देखो भैया यहाँ पर ये चीजें क्या हो गई हैं आपकी, ये हो गई है कांस्टेंट, क्या हो गई है, इतनी चीजें हो गई है कांस्टेंट। v इक्वल्स टू यहाँ पर ये हो गया कांस्टेंट z/n, ये आपका फॉर्मूला बन गया। यहाँ पर किसी में भी आपका क्या नहीं आ रहा है, स्क्वायर नहीं आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है, स्क्वायर नहीं आ रहा है। और इस कांस्टेंट की वैल्यू जब हमने यहाँ पर देखी तो इसकी वैल्यू निकल कर आई थी 2.2 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकेंड, ये वैल्यू निकल कर आई 2.2 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और इसे हम क्या कह सकते हैं, दिस इज द वेलोसिटी। अब z, अगर हम z को क्या करते हैं, 1 करते हैं, और हम n को क्या करते हैं, 1 कर दें, z को 1 करते हैं और n को क्या करते हैं, 1 करते हैं, तो इसका मतलब क्या होगा, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन इन फर्स्ट ऑर्बिट, नहीं, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन। v is equals to 2.2 into 10⁶ meter per second, and this is the velocity of electron present in first orbit
ऑफ हाइड्रोजन। और मैं बार बार कह रहा हूं, याद रखना ये सब वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए है, वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए है। ये हाइड्रोजन के लिए लग जाएगा लेकिन हीलियम के लिए नहीं लगेगा। हीलियम के लिए He+1 के लिए लगेगा, लिथियम के लिए Li+2 के लिए लगेगा। ठीक है, इनके लिए आपका ये लगेगा। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। लिख लिया? चलिए, अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम, ठीक है। देखो बेटा, जैसा कि मैंने आप लोगों को यहाँ पर बताया कि अगर हमारे पास में ये क्या है, ये एक न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के पास में ये हमारी ऑर्बिट्स हैं, ठीक है। एक लोअर से एक हायर एनर्जी के ऑर्बिटल में जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जंप करके जाएगा तो जो एनर्जी का डिफरेंस होगा वो डिफरेंस कैसे निकालेंगे? डेल्टा E इक्वल्स टू EH माइनस EL, ठीक है। और अगर कोई इलेक्ट्रॉन इसके जस्ट ऑपोजिट हायर से कहाँ आता है? लोअर में आता है, ठीक है। तो अभी यहाँ कुछ ना कुछ एनर्जी का डिफरेंस निकलेगा, वो भी ऐसे निकलेगा EH माइनस EL। तो बहुत अच्छे से याद रखना कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है, नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है तो वह एनर्जी एब्जॉर्ब करके जाएगा। ऊपर की ओर जा रहा है, अरे मैंने क्या बताया था, अंदर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या होती है? 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हाइड्रोजन के बारे में बात कर रहा हूँ। तो अगर इस इलेक्ट्रॉन को आपको ऑर्बिट से बाहर निकालना है तो इतनी एनर्जी आपको देनी पड़ेगी ना, प्लस में। प्लस में आपको देनी पड़ेगी कि नहीं देनी पड़ेगी? और जब आप एनर्जी देते हो तो इलेक्ट्रॉन को, तभी इलेक्ट्रॉन निकलता है, तो आपको एनर्जी देनी पड़ती है। तो यहाँ जो स्पेक्ट्रम मिलता है, स्पेक्ट्रम का मतलब क्या होता है वो अभी मैं बताने जा रहा हूँ। यहाँ जो स्पेक्ट्रम मिलता है उसे हम कहते हैं इमिशन स्पेक्ट्रम। क्या बोलते हैं? इमिशन स्पेक्ट्रम। हाँ हाँ। हाँ। आप किसी भी फॉर्म में एनर्जी दे सकते हो उसे। आप इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रिकल एनर्जी से भी निकाल सकते हो, आप उसे हीट एनर्जी से भी निकाल सकते हो, आप उसे नॉक करके भी निकाल सकते हो, आप उसे फोटॉन्स देकर भी निकाल सकते हो इलेक्ट्रॉन को, जिसे हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलते हैं। एनर्जी किसी भी फॉर्म में दो, एनर्जी की वेरियस वेरियस फॉर्म्स होती हैं, किसी भी फॉर्म में एनर्जी दो, जब आप इसे इतनी इलेक्ट्रॉन को इतनी एनर्जी दे दोगे तो इसका क्या हो जाएगा? आयोनाइजेशन हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। अगर एग्जैक्टली इतनी मिली, अगर इतनी नहीं मिली एग्जैक्टली तो वह इलेक्ट्रॉन ऊपर वाले किसी ऑर्बिट में शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा? तो यहाँ पर ये होगा कि हम इसे बोलेंगे, सॉरी, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। इमिशन गलत लिख दिया मैंने, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। क्योंकि इसने क्या किया है? इसने एनर्जी को एब्जॉर्ब किया है। काहे के लिए एब्जॉर्ब किया इसने?
नीचे के ऑर्बिट से ऊपर के ऑर्बिट में जाने के लिए। तो यहाँ जो स्पेक्ट्रम बनेगा उसे हम बोलेंगे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। और अगर ऊपर के ऑर्बिट से ये क्या होगा, नीचे आएगा, तो ये एनर्जी को लूज करेगा, ये अपने अंदर से एनर्जी को निकालेगा। और जब ये अपने अंदर से एनर्जी को निकालेगा तो यहाँ जो स्पेक्ट्रम बनेगा उसे हम बोलेंगे कौन सा, इमिशन स्पेक्ट्रम। ठीक है। और ये इमिट करेगा एनर्जी को, और एनर्जी को अगर ये इमिट करेगा तो किसके फॉर्म में करेगा, जी नहीं, फोटॉन्स के फॉर्म में, इन द फॉर्म्स ऑफ फोटॉन्स। फोटोन एनर्जी के पैकेट होते हैं। फोटॉन्स क्या होते हैं, एनर्जी के पैकेट होते हैं, याद रखना। एनर्जी को हमेशा पैकेट के फॉर्म में निकालता है। अब सुन लो बात, बहुत जरूरी बात है। फोटोन की एनर्जी को हम कैसे देखते हैं, E इक्वल्स टू एच न्यू। ठीक है। अब कुछ फोटॉन्स आपको दिखाई देंगे, कुछ दिखाई नहीं देंगे। अगर हमारी विजिबल रेंज होती है वो कौन सी होती है, विबग्योर। अगर इनकी फ्रिक्वेंसी इस रेंज की है, इन फोटॉन्स की, तो ये आपको लाइट के फॉर्म में दिखाई देंगे। और अगर इस रेंज की नहीं है तो ये आपको दिखाई नहीं देंगे, तो आपको दिखाई नहीं देंगे, पर एनर्जी निकल रही है, पर एनर्जी निकल रही है। समझ में आई ये बात। जैसे आपने तारों में स्पार्किंग होते हुए देखी होगी, वहां एक्चुअल में वोल्टेज जब हमने बहुत हाई कर दिया, इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से लड़ने लगे। और जब लड़ने लगे, रास्ता छोटा है, जब वो एक दूसरे से लड़ने लगे तो वो एक दूसरे पर कस कस के जाकर घले। और जब ये कस कस के जाकर घलेंगे, बहुत भीड़ हो जाएगी, तो जब ये कस कस के जाकर घलेंगे तो यहाँ पर हीट जनरेट होगी। और जब हीट जनरेट होगी तो वो हीट भी अपने आप में क्या है, एक एनर्जी है। उस एनर्जी को लेकर ये इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं बाहर। बिल्कुल, एयर में ये इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं। और जब ये इलेक्ट्रॉन एयर में, आपके ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल जाते हैं और खूब सारे निकलने लगते हैं, खूब सारे निकलने लगते हैं, तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो जाता है तार के अंदर। तार के अंदर पॉजिटिव चार्ज। तो अब ये पॉजिटिव चार्ज इन इलेक्ट्रॉन्स को वापस बुलाने लगता है। और जब ये इलेक्ट्रॉन वापस इसके अंदर गिरते हैं और इसके ऑर्बिट्स के अंदर जाते हैं, इसके अंदर जाते हैं, तो ये अपने अंदर से क्या करते हैं, एनर्जी निकालते हैं। किसके फॉर्म में, फोटॉन्स के फॉर्म में। इसके फॉर्म में। और इनमें से कुछ एक फोटॉन्स की फ्रिक्वेंसी इस रेंज के अंदर आती है। और जब इस रेंज के अंदर आएगी तो यहाँ ये विजिबल हो जाते हैं और आपको क्या दिखाई देती है, स्पार्किंग। क्या दिखाई देती है, स्पार्किंग आपको दिखाई देती है। ये फिनोमेना इसके अंदर होती है। क्लियर है। चलिए, तो यहाँ पर जब ये बाहर निकले तो वहां एब्जॉर्प्शन था, और जब ये वापस अंदर की ओर आए तो ये था इमिशन स्पेक्ट्रम। क्या था, इमिशन स्पेक्ट्रम था। अब स्पेक्ट्रम होता क्या है, तो किसी भी लाइट को, जैसे स्पेशली व्हाइट लाइट को, अगर आप एक निकोल प्रिज्म में से निकाल देती हो तो वह डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में स्प्लिट हो जाती है कि नहीं हो जाती है, और रेनबो टाइप का फॉर्मेशन हो जाता है। तो रेनबो भी क्या है, एक स्पेक्ट्रम ही है। रेनबो क्या है, एक स्पेक्ट्रम ही है, याद रखिएगा। ठीक है। अब अगर इस लाइट को, अगर इस पर्दे को जिस पर आपकी ये लाइट पड़ रही है, आप इसे उठाकर सीधा रखोगे तो आप देखोगे एक कोई कलर यहाँ आया, एक कोई कलर यहाँ आया, मतलब मैं रैंडमली कलर बना रहा हूं। एक कोई कलर यहाँ आया, ठीक है, एक कोई कलर यहाँ पर आया। तो आपको नहीं लग रहा है कि ये आपका अपने आप में एक बारकोड टाइप का बनता जा रहा है। क्या बनता जा रहा है, बारकोड। कितनी कितनी डिस्टेंस पे कौन कौन सा कलर आ रहा है, तो आपका ये बारकोड टाइप का बन गया है। तो यस, ये बिल्कुल एक सिग्नेचर होता है या बारकोड होता है। बारकोड काय के लिए होता है, आपकी पहचान के लिए। तो ये भी बारकोड होता है। किसका बारकोड होता है, कि ये आपका कौन से एटम, कौन सा एटम है, उसका ये बारकोड है, उसकी ये पहचान है। भाई एटम को हीट करोगे तो वो फोटोन निकालेगा ना, और उसी फोटोन का तो आप यहाँ पर क्या ले रहे हो, स्पेक्ट्रम ले रहे हो।
उसी फोटोन का आप क्या ले रहे हो, स्पेक्ट्रम ले रहे हो। और जब स्पेक्ट्रम ले रहे हो तो ये फोटॉन्स कहाँ से निकल रहे हैं, किसी एटम के अंदर से, तो ये उस एटम का बारकोड हो जाएगा, ये उस एटम का सिग्नेचर हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है। हमने धरती पर भी हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम बनाकर देखा, और जब सूरज से लाइट आई तो उसका स्पेक्ट्रम बनाया, दोनों मिल रही थी, तभी हमने कहा सन के अंदर कौन है, हाइड्रोजन है। सन के अंदर कौन है, क्योंकि सन तक तो आज तक हम पहुंच नहीं पाए। इंसान सिर्फ कहां तक पहुंच पाया, मून तक। उसके बाद में रॉबर्ट ही गए हैं, ठीक है, लेकिन इंसान नहीं पहुंचा। और सन तक तो आप कभी पहुंच ही नहीं पाओगे, पहुंचोगे तो जल जाओगे। बात समझ आ रही है। तो फिर पहली से कैसे पता लगा लिया कि वहां हाइड्रोजन जल, हो सकता सिलेंडर रख के कोई जला रहा हो, तो वहां हाइड्रोजन ही जल रही है, तो उसके स्पेक्ट्रम से मालूम चला। और हर एक एलिमेंट को हम स्पेक्ट्रम से ही पहचानते हैं। अगर कोई एक अननोन एलिमेंट दे दिया जाए और उसकी साइंटिफिक पहचान करनी होगी ये कौन सा एलिमेंट है, तो आप उसे किससे पहचानोगे, उसके स्पेक्ट्रम से पहचानोगे। किससे पहचानोगे, स्पेक्ट्रम से पहचानोगे। ठीक है, बाकी अपन इसकी बातें करेंगे